मॉर्निंग, वेलकम बैक श्री गुरु क्लासेस। और आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं और वो है 1857 की क्रांति और उस क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या है उसकी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं उस समय थी सबसे पहले हम उनकी चर्चा करते हैं और क्रांति के पीछे जो भी कारण हैं उनकी भी हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थान की क्रांति। देखिए, राजस्थान की जो उस समय क्रांति हुई है तो उस समय अपना भारत का जो गवर्नर जनरल है, जो व्यवस्थाएं हैं उस समय हम देख लेते हैं। भारत का गवर्नर जनरल उस समय फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था। प्रश्न ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो अपना आंसर आ जाना चाहिए पार्मस्टन था। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग के अंडर में किस प्रकार का यहाँ पे शासन था, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, ये भी हम यहाँ देखते हैं। देखिए, भारत का जो गवर्नर जनरल होता था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग अपने अंडर में सभी राज्यों में, प्रांतों में और यहाँ तक कि राजपूताना और यहाँ की जो छोटी छोटी रियासतें हैं, कुछ बड़ी रियासतें हैं, उनमें किसकी नियुक्ति करता है, ये व्यवस्था हम देखते हैं। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं देखता था और यहाँ पहली हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की और हम इधर बात करते हैं शांति व्यवस्था की। पहले इधर देखते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार उठाया गया है और मोस्टली यहीं से प्रश्न उठाया। यहाँ शांति व्यवस्था के लिए सिर्फ हम अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में शांति व्यवस्था के लिए एक राजपूताना रेजिडेंसी की पहले स्थापना हो गई थी, बहुत पहले, और ये 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हो गई थी। जब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी तो उस समय यहाँ का एजीजी जो है, एजीजी वो मिस्टर लॉकेट को बनाया गया था। अगर बात हुई कि प्रथम एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, जो लॉर्ड कैनिंग प्रांतों में, राजपूताना में भेजता था व्यवस्था के लिए, शांति व्यवस्था के लिए, तो पहले की बात की जाए तो अपना आंसर आना चाहिए कि मिस्टर लॉकेट पहला एजीजी राजपूताना रेजिडेंसी में था। ओके, यह बात तो हुई अब पहले की। अब क्रांति के दौरान की व्यवस्था है वो हम यहाँ देखते हैं कि क्रांति के दौरान यहाँ क्या चीज़ थी। यहाँ पर क्रांति के दौरान राजस्थान का, राजपूताना का एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। सीधा हम शॉर्ट में ही लिख लेते हैं, पैट्रिक लॉरेंस। तो जिस समय ये घटना घटित होती है, 1857 वाला विद्रोह भड़कता है राजस्थान में, तो उस समय पैट्रिक लॉरेंस अपना एजीजी यहां बैठा है। एजीजी की सहायता के लिए राजस्थान की रियासतों में ये जो गवर्नर जनरल है वो पॉलिटिकल एजेंट की भी नियुक्ति करता था, जैसे कि नाम सुना है सभी ने। और सभी ये जो राजस्थान की रियासतें हैं सभी में हालांकि नहीं थी ये व्यवस्था। कर्नल टोड भी एक पॉलिटिकल एजेंट ही था। तो अब यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो देखते हैं।
लेकिन यहाँ से पहले हम यहाँ आते हैं इस पे, प्रशासनिक व्यवस्था पे। इस प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है, राजस्थान की या राजपूताना की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए क्या चीज़ थी, कौन था, ये भी हम यहाँ देखते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था उस समय राजस्थान की उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है उसके अंडर में थी, यानी स्वतंत्र रूप से राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए किसी की नियुक्ति नहीं थी। उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था कोल्विन, ये देखता था। देखिए वापस इस प्रश्न को पढ़ते हैं। राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए क्या चीज थी? राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कोल्विन, वो देखता था। स्वतंत्र रूप से राजस्थान में इसकी नियुक्ति नहीं थी। तो जब 1857 वाली क्रांति घटित होती है तो उस समय कोल्विन यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहा होता है। जब शस्त्रागार की सुरक्षा का जिम्मा आता है तो उस समय कोल्विन जो है वो अपनी 2 टुकड़ियों को शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए अजमेर भेजता है। अब इसकी बात करते हैं। परीक्षा में अभी तक इस वाले पार्ट से प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई, प्रथम एजीजी कौन था, क्रांति के समय एजीजी कौन था, इत्यादि। यहाँ से अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो इससे इस वाले भाग को ज़्यादा याद रखें कि क्रांति के दौरान राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसके अधीन थी, कोल्विन के अधीन थी। और किस प्रांत में आता था राजस्थान, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में राजस्थान आता था उस समय। ठीक है, ये वाला पार्ट अब देखते हैं। राजपूताना में रेजिडेंसी है 1832 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है, राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय है, और ये मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है अजमेर में, और अजमेर में ही इनका शस्त्रागार भी अजमेर में ही है। अब अगर क्रांति होती है, क्रांति भड़कती है, विद्रोह भड़कता है, तो सबसे ज्यादा अंग्रेजों को चिंता किसकी सताएगी? इस अजमेर की सबसे ज्यादा चिंता सताएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का शस्त्रागार निहित है। ठीक है, अब यहाँ पे एजीजी अपने अधीन, यानी कि एजीजी जो है वो भाग भाग के सारी व्यवस्थाएं खुद तो देख ही नहीं सकता, सभी रियासतों में भागेगा कैसे, करता था। और यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन है, कौन कौन सी रियासतों में कौन कौन बैठे हैं, यहाँ इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे पहले करते हैं मारवाड़ की। मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत है, तो याद करने का तरीका देखिए, याद कैसे करेंगे? मारवाड़ में मामा, मारवाड़ में मामा, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट बैठा है मॉक मैसन, पॉलिटिकल एजेंट है मॉक मैसन। उसके बाद सेकंड रियासत पे चलते हैं, उदयपुर है सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर। यहाँ उदयपुर के बारे में 1-2 फैक्ट की हम और चर्चा करते हैं। देखिए उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसको कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल, उदयपुर की उषा, तो उषा से मतलब यहाँ कौन है? सावर्ष। उदयपुर की उषा, तो उषा सावर्ष। ठीक है, अब देखिए शासकों को कैसे याद करेंगे? यहाँ देखिए मारवाड़ में मामा, ठीक है, तो मामा से मॉक मैसन, और मामा जो है वो हमेशा क्या है? बड़ा होता है, और बड़ा है तो जब भी घर आता है तो वो अपने क्या करता है? तख्ते पे बैठता है। तो शासक कौन है यहाँ? तख्त सिंह। मारवाड़ का शासक उस समय है तख्त सिंह। उदयपुर, उदयपुर की उषा, उषा से मतलब सावर्ष, और देखिए उषा क्या है? रूपवती है, सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो रूपवती है, तो यहाँ का शासक कौन है? स्वरूप सिंह। उदयपुर की उषा, और उषा कैसी है? रूपवती है, बहुत ही सुंदर है, और इतनी भी सुंदर है
कि चले तो बिजली गिर जाए, और बिजली भी कैसे गिरे, इतनी जोरदार गिरे कि जब चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है उसकी 9वीं मंजिल गिर जाए। इतनी वो सुंदर है, इतनी बिजली कड़क सकती है। देखिए बिजली से नाम याद आता है तो हम यहाँ क्या याद कर सकते हैं, देखिए कि जब ये स्वरूप सिंह उदयपुर का शासक था तो उस समय विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है वो बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी। स्वरूप सिंह के कार्यकाल के दौरान विजय स्तंभ की 9वीं जो मंजिल है वो बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, इसी स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसलिए अपन को एक फैक्ट याद हो सकता है कि उदयपुर की उषा कैसी है, रूपमती है, और इतनी रूपमती है वो कि उसके चलने से क्या हो सकता है, बिजली गिर जाती थी, और बिजली भी इतनी जोरदार गिरती थी कि विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है वो नष्ट हो जाए। तो इससे हम याद कर सकते हैं ये फैक्ट। अब देखिए उषा कैसी है, रूपवती है, बिजली गिर सकती है उसके चलने से, लेकिन एक कमी है, ठीक है, एक कमी है, और उसकी एक विशेषता और है, और उसका रंग कैसा है, बिल्कुल चांदी के जैसा सुंदर है उस उषा का। तो चांदी के मतलब, तो यहाँ पे स्वरूप सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान चांदोड़ी सिक्के चलाए थे। सिर्फ अपन यहाँ पर इसी की बात करेंगे, चांदोड़ी सिक्के यहाँ पे चलाए थे, लेकिन ये किसके थे, सोने के सिक्के थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चांदोड़ी सिक्के किसने चलाए थे, स्वरूप सिंह ने। तो देखिए उषा की विशेषता क्या क्या हो गई, उषा की विशेषता ये हो गई कि रूपवती है, ठीक है, चलती है तो उसके चलने से बिजली गिर जाती है, और सुंदर इतनी है कि चांदी के जैसा उसका रंग जो है वो दमकता है। अब एक इसमें कमी है, कमी क्या है, डाकण है, कमी क्या है, डाकण है। तो देखिए स्वरूप सिंह के काल में ही मेवाड़ में सबसे पहले डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था, डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था। प्रश्न आ चुका है कि डाकन प्रथा सबसे पहले अवैध घोषित कहाँ हुई, तो अवैध घोषित हुई उदयपुर में, और उस समय शासक कौन है, स्वरूप सिंह। तो प्रश्न पूछा जाए कि किसके काल में डाकन प्रथा अवैध घोषित हुई, तो अपना आंसर आना चाहिए स्वरूप सिंह, और ये पहले हो रही है उदयपुर में, ठीक है। तो ये फैक्ट इसलिए है कि जब स्वरूप सिंह का नाम आता है तो अपने दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक है। अब अगली देखते हैं, उदयपुर के बाद में लेते हैं कोटा, ले लेते हैं कोटा शासक। देखिए कोटा का नाम आते ही कोट, और कोट का बटन, तो कोट से अपन ले लेते हैं बटन। ये यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है, कोटा का बटन। अब देखिए अगर शासक की बात करें यहाँ पे तो सीधा है राम सिंह, हाड़ा चौहान का शासन है यहाँ पे, राम सिंह हाड़ा। अब जयपुर लेते हैं यहाँ, जयपुर का शासक। अब देखिए जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जयपुर का नाम आते ही याद करो डन, याद करेंगे डन, तो यानी कि ईडन। और यहाँ पर शासक कौन है, वही राम सिंह नाम का व्यक्ति है, राम सिंह सितारे हिंद, राम सिंह द्वितीय। और इसको याद करें, इतना ही याद करना है, सितारे हिंद, बस राम सिंह सितारे हिंद। कि 1857 वाली जब क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों को काफ़ी इसने सहयोग किया, और अंग्रेजों ने लास्ट में इसको सितारे हिंद वाली उपाधि दी। तो यहाँ पे जयपुर का डन यानी कि ईडन, और शासक है राम सिंह द्वितीय, और राम सिंह द्वितीय कौन, सितारे हिंद, ठीक है। अब यहाँ पे अगली लेते हैं, और यहाँ पर अब हम ले लेते हैं भरतपुर। देखिए भरतपुर है रियासत, और भरतपुर में देखिए एकीकरण के दौरान हमने चर्चा की थी कि एकीकरण में भरतपुर वाले जो हैं वो कहाँ भाग रहे थे, कहाँ भाग रहे थे, यूपी की तरफ भाग रहे थे। क्यों, क्योंकि भाषाई आधार पर वो यूपी में मिलना चाहते थे। शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पे वो राजस्थान में उनका विलय वापस हुआ था। तो भाग रहे थे, तो मतलब क्या कर रहे थे, भाग रहे थे मरने के डर से। तो यहाँ पे मॉरिसन, एक चीज और याद कर सकते हैं इस तरह से कि भरतपुर का जो मॉरिसन है पॉलिटिकल एजेंट, इसको मरने से इतना डर लगता था कि जैसे ही विद्रोह हुआ ये आगरा में भाग गया था।
तो भरतपुर का मोरिसन, क्यों? इसको मरने से काफी डर लगता था, इसलिए कहाँ भाग गया था? ये आगरा भाग गया था बिना किसी प्रकार का विरोध करे। अब अगला देखिए, अगला है, यहां लेते हैं अपन सिरोही। और सिरोही में उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। सिरोही में बना है एक बड़ा सा हॉल। और यहां लास्ट में अब लेते हैं प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में पॉलिटिकल एजेंट कौन बैठा है? यहां प्रतापगढ़ जो इलाका है, धरातल है, वो कैसा है? चट्टानी इलाका है। चट्टान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रॉक। तो यहां पे पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर रॉक। कौन है? मेजर रॉक। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें यहां पर इन फैक्ट से याद कर सकते हैं। कौन कौन शासक है ये देखते हैं। मारवाड़ में मामा तख्त सिंह, यानी कि मामा बैठता है तख्ते पे। उदयपुर की उषा, उषा कैसी? रूपवती है। और रूपवती कैसी है? इतनी रूपवती की है कि उसके चलने से बिजली गिर जाए। तो जब ये स्वरूप सिंह शासक था तो विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है वो बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी और इसका पुनर्निर्माण इस स्वरूप सिंह ने करवाया था। और उषा का जो रंग है वो चांदी के जैसा है, तो स्वरूप सिंह ने चांदोड़ी सिक्के चलाए थे सोने के। और कमी क्या है उस उषा में? रूपवती तो है लेकिन कैसी है वो? डाकन है। तो इसका मतलब है डाकन प्रथा राजस्थान में सबसे पहले अवैध घोषित हुई थी उदयपुर में। और ये प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ हुई थी, तो डाकन प्रथा अवैध घोषित हुई थी खेरवाड़ा की छावनी से, यानी कि खेरवाड़ा में सबसे पहले अवैध घोषित हुई थी ये, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे छावनी के रूप में। कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय। जयपुर का है ईडन। भरतपुर का अल्पायु शासक जसवंत सिंह यहाँ बैठा है। सिरोही का वही शिव सिंह है। जब अपन ने संधियाँ पढ़ी थी तो उस समय शिव सिंह था, यानी कि 1823 में संधि हुई थी शिव सिंह के साथ, तो उस समय ये था। 57 में भी यही है। और प्रतापगढ़ में कौन है? दलपत सिंह है। ठीक है, अब चलते हैं छावनियों के पास। अब ये जो पॉलिटिकल एजेंट है इनका काम है रियासतों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का। और शांति व्यवस्था के दौरान क्रांतियां होती है, विद्रोह होता है, तो उसकी अब हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कि उस समय राजस्थान में छावनियां कौन कौन सी थी। और छावनियों की बात करें तो हम बिल्कुल याद नहीं करेंगे इस चीज़ को, तो बिल्कुल याद करना ही नहीं है कि छावनियां कौन कौन सी थी। बस एक ट्रिक से याद हो रही है सारी छावनियां। पहले विद्रोह कहाँ हुआ है इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी है बिल्कुल ये भी याद नहीं करना। कहाँ विद्रोह नहीं हुआ ये भी याद नहीं करना। यानी कि आपको छावनियों के बारे में याद कुछ नहीं करना। अब देखिए राजस्थान में जो विद्रोह होता है, छावनियां हैं उस समय कौन कौन सी हैं ये देखिए। हमारे जयपुर में क्या है, ढूंढाड़ी भाषा चलती है। और ढूंढाड़ी भाषा में है को हम 6 कहते हैं। है को हम क्या कहते हैं? 6। हर वर्ड के, हर सेंटेंस के पीछे ये 6 वर्ड आता है। कट्ठे जा रहे हो 6, यानी कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, नाम का ही 6, यानी कि तेरा नाम क्या है। तो हम 6 वर्ड को बोलते हैं। और हूँ को क्या बोलते हैं? हम छू बोलते हैं। देखिए इसी से अपन याद करेंगे। एक छोटी सी लड़की जो है वो अपनी नानी को एक चीज कहती है। क्या कहती है नानी को? ये देखिए, सिर्फ एक बात कहती है वो, नानी दे ए ब्याव तो खेल छे। नानी को बात कहती है, क्या कहती है? कि नानी दे ए ब्याव खेल छे। बस इसी से अपन को छावनियां याद हो गई। कहाँ कहाँ पहले विद्रोह होता है ये भी अपन को याद हो गई है।
देखिए कैसे है, उस समय छावनियां हैं कितनी, यहाँ पे सीधा मैंने लिखा है 6, तो छावनियों की संख्या कितनी है राजस्थान में, छावनियां है, सैनिक छावनियां कितनी है 6, राजस्थान में छावनियां कितनी 6। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले विद्रोह कहाँ होता है, क्रमानुसार हम इसको देख लेते हैं। पहला मैंने अक्सर लिया है ना, तो यानी कि नसीराबाद। सबसे पहले विद्रोह कहाँ होता है, नसीराबाद में। सबसे बड़ी छावनी कौन सी है, यही है नसीराबाद वाली छावनी। अगर स्थापना पूछ ली जाए कि कब स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है, तो ये भी अपन को याद रखना चाहिए। 23 में इसकी स्थापना होती है, 1823 में। ठीक है, अगली जो है नी, तो नी के बाद ले लेते हैं, नी के लिए ले लेते हैं नीमच, नीमच, नीमच। ठीक है, नीमच, तो नीमच आते ही अपन को एक नीम का पेड़ देखना है, अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि नीमच है तो नीम का पेड़ है। ठीक है, और नीम के पेड़ से सारे फैक्ट इसके मैं आपको याद करवा दूंगा, आप तो दिमाग में ये चीज रखिए कि नीमच आते ही एक नीम का पेड़ है बस। दे से मतलब है देवली, और ए से मतलब है एरिनपुरा, और ब से मतलब है ब्यावर, और खे से मतलब है खेरवाड़ा। बस उसके बाद कोई छावनियां नहीं है, यानी कि अपनी 6 हो गई। 1 2 3 4 5 और ये अपनी 6ठी छावनी हो गई खेरवाड़ा। अब देखिए कहाँ सबसे पहले विद्रोह राजस्थान में होता है, नसीराबाद छावनी में होता है। ठीक है, 28 मई को होता है, अपन अभी चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद नीमच में होता है, नीमच में होता है विद्रोह, 3 जून को होता है। देवली में ही जून में होता है। एरिनपुरा में 21 अगस्त को होता है। और ब्यावर और खेरवाड़ा में देखिए खेल है, यहाँ पे याद कैसे करना है, नानी दे ए ब्याव तो खेल छे, तो यानी जिधर ब्याह चल रहा है, जिधर शादी चल रही है, वहाँ विद्रोह का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ब्याह खेल छे, तो यहाँ एक ब्याह का खेल चल रहा है ना। ठीक है, तो ब्याह का खेल जब चल रहा है तो यहाँ विद्रोह का कोई काम नहीं है। तो ऐसी 2 सैनिक छावनियाँ यहाँ हैं जहाँ विद्रोह नहीं हुआ, यानी कि यहाँ बटालियन ने विद्रोह नहीं किया। अब यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न हम उठा सकते हैं परीक्षा में। देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राजस्थान की कौन सी छावनियों ने विद्रोह नहीं किया, तो अपना आंसर ब्यावर खेरवाड़ा आ जाता। किस छावनी ने सबसे पहले विद्रोह किया, नसीराबाद की छावनी ने सबसे पहले विद्रोह किया। कितनी छावनियां हैं, 6 छावनियां हैं। ठीक है, अब क्रम पूछ सकता है कि राजस्थान की छावनियों में विद्रोह हुआ है, इसको तिथि के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर ये प्रश्न आता है इस तरह से कि अपने पास ऑप्शन मिल जाए कि पहला ऑप्शन क्या दे, वो सबको याद है कि नसीराबाद पहले है। ठीक है, नसीराबाद दे दे, उसके बाद देवली दे, उसके बाद एरिनपुरा का ऑप्शन दे, और उसके बाद नीमच का दे। एक ऑप्शन अपने पास ये आ जाता है। जैसे दूसरा ऑप्शन नसीराबाद ही पहले दे रहा है, नसीराबाद, फिर आएगा एरिनपुरा देगा, और उसके बाद देवली देगा, उसके बाद नीमच देगा। तीसरा ऑप्शन नसीराबाद ही पहले देगा, क्योंकि सबको पता है ये चीज़ तो कि नसीराबाद में पहले हुआ है। फिर नसीराबाद के बाद में नीमच देगा, और नीमच के बाद में देवली देगा, और देवली के बाद में एरिनपुरा देगा। चौथा ऑप्शन नसीराबाद देगा, उसके बाद एरिनपुरा देगा, एरिनपुरा के बाद में नीमच दे देगा, और नीमच के बाद में देवली दे देगा। और अपन से पूछेगा क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए घटनाओं को जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ है, तो फिर हम इस प्रश्न में क्या है, गच्चा खा जाएंगे। तो इसके लिए अपनी सीधी ये ट्रिक याद रखिए, नानी दे ए ब्याव खेल छे। बस नान से
निकाल लो कि पहले नसीराबाद है, फिर नीमच है, और फिर देवली है, और फिर एरिनपुरा है। तो अपना ऑप्शन है तीसरा। देखिए नसीराबाद आ रही है, नीमच आ रही है, देवली आ रही है, और फिर एरिनपुरा आ रही है। तो बिल्कुल इस ट्रिक से हम इस प्रश्न को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसी प्रश्न में वापस कि ये छावनियाँ जो है वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं और इनकी स्थिति क्या है, कौन कौन सी यहाँ बटालियन बैठी है। नसीराबाद देखिए, नसीराबाद है अजमेर में स्थित है, और यहाँ पे विद्रोह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। तो नेटिव इन्फेंट्री को हम सीधा NI लिख देते हैं। यहाँ 2 बटालियन और भी हैं जिसकी चर्चा हम अभी विद्रोह के टाइम करेंगे। नीमच में है, नीमच में विद्रोह होता है, और यहाँ पे कोटा कंटीजेंट जो है वो विद्रोह करती है। देवली में कोटा कंटीजेंट बैठी है। एरिनपुरा, एरिनपुरा की बात देखिए, जब हमने संधियाँ की थी, ठीक है, संधियों की चर्चा की थी 1818 वाली, तो जोधपुर के शासक के साथ संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ, मानसिंह के साथ, और मानसिंह के साथ संधि की शर्त में ये बात थी कि जोधपुर का शासक अंग्रेजों की सहायता के लिए एक 1500 सैनिकों की टुकड़ी रखेगा और वक्त आने पर वो अंग्रेजों की हेल्प करेगा, सहायता के लिए तैयार रहेगा। तो उस संधि की शर्त के तहत एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन बनी थी, हमने वहाँ उस समय चर्चा की थी। तो यहाँ पे सैनिक टुकड़ी है जोधपुर लीजियन, और इन सैनिक टुकड़ी को पूर्विया सैनिक भी कहते थे, पूर्विया सैनिक भी इनको कहा जाता था। और 1835 के अंदर ये जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई थी। एरिनपुरा छावनी 1835 और उसी समय जोधपुर लीजियन की भी स्थापना हो गई थी, और जोधपुर सैनिकों को पूर्विया सैनिक भी अपन कहते हैं। ब्यावर में देखिए कौन सी रेजिमेंट बैठी है, ब्यावर में है मेर रेजिमेंट है यहाँ, ठीक है, मेर रेजिमेंट यहाँ बैठी है ब्यावर में। खेरवाड़ा में ये प्रश्न पूछा गया है, खेरवाड़ा में रेजिमेंट का, और ये खेरवाड़ा में कौन सी है, भील, मेवाड़ भील कोर, ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, मेवाड़ भील कोर। 1841 में इसकी स्थापना होती है, और क्यों होती है, बोमट भील जो आंदोलन हुआ था उसका दमन करने के लिए इस मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है। तो इन छावनियों में खेरवाड़ा कहाँ है, खेरवाड़ा उदयपुर में है। अभी हमने बात की थी कि खेरवाड़ा छावनी में डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था कमांडेंट जेसी ब्रुक ने, ठीक है। ब्यावर सब जानते हैं अजमेर में है। एरिनपुरा उस समय तत्कालीन जोधपुर रियासत में था, वर्तमान में ये पाली में है, ठीक है। देवली सब जानते हैं टोक में पड़ता है, ओके। अब ये अपनी हो गई सैनिक छावनियाँ, और हम अब सीधा चलते हैं क्रांति की घटनाओं के पास। अब देखिए राजस्थान में विद्रोह होता है, और उस समय जो घटनाक्रम होता है उसकी हम यहाँ पे अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं राष्ट्रीय लेवल पे मेरठ छावनी के पास, और मेरठ छावनी है पश्चिमी बंगाल में। मेरठ छावनी का राजस्थान के विद्रोह से क्या कनेक्शन है ये जानना सबसे पहले जरूरी है। अब यहाँ पे हम लेते हैं नसीराबाद, क्योंकि राजस्थान में पहला विद्रोह जो होता है वो यहीं से होता है, नसीराबाद छावनी से होता है। कनेक्शन देखिए क्या है। नसीराबाद की छावनी में विद्रोह होता है 10 मई को, 10 मई 1857 को वहाँ विद्रोह होता है, और वहाँ विद्रोह करती है 20वीं NI रेजिमेंट, वहाँ विद्रोह कर देती है। 10 मई, लेकिन प्रस्तावित तिथि की अब यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि प्रस्तावित तिथि क्या थी। तो प्रस्तावित तिथि 31 मई थी, लेकिन 31 मई से पहले क्रांति भड़क जाती है। तो क्यों भड़क जाती है इसकी भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्रांति का तात्कालीन कारण, एक प्रश्न और यहाँ पे लेते हैं जिसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं।
अगर ये पूछा जाए कि क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, और प्रश्न ऑप्शन में देखिए क्या आएगा, ऑप्शन में क्रांति का तात्कालीन कारण क्या है, धार्मिक है, धार्मिक कारण है, दूसरा सैनिक कारण है, तीसरा ऑप्शन मिलेगा राजनीतिक कारण है, और चौथा सामाजिक कारण है। यही प्रश्न अपन से पूछ ले कि अब बताओ इनमें से कौन सा राजस्थान की या जो इंडिया लेवल पे जो क्रांति है उसके तात्कालीन कारण क्या है, तो अपना आंसर क्या आएगा, हम सब भागेंगे कौन से पे, इस वाले ऑप्शन पे भागेंगे और टिक लगा के बैठेंगे, हाँ अपना तो अब सही हो गया। लेकिन गलत कर लिया अपन ने यहाँ पे, तात्कालीन कारण ये सैनिक कारण नहीं था, तात्कालिक कारण है धार्मिक कारण। क्योंकि जो एनफील्ड राइफलें आई थी और उन एनफील्ड राइफलों पर जो कारतूस लगे होते थे, उनमें उनके अंदर जो कारतूस यूज होते थे उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, तो उन कारतूसों को प्रयोग करने से पहले दांत से काटना पड़ता था, और दांत से काटेंगे तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होगी, इसीलिए जो आधार बनता है वो अपना यहाँ बनता है धार्मिक, ना कि सैनिक कारण। ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में और धार्मिक कारण माना गया है। ठीक है, अब देखिए अन्य और कारण क्या थे। जब संधियां हुई थी और संधियों के तहत अंग्रेजों ने क्या है, पूरा संरक्षण जो रियासतों का है अपने पास ले लिया था, तो उसे अब सामंतों की कोई ज़रूरत नहीं थी, सामंतों की सेनाओं की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए सामंत जो है वो अलग थलग पड़ गए। और जब विद्रोह हुआ तो सामंतों ने क्रांतिकारियों का जगह जगह साथ दिया, राजाओं ने, शासकों ने कहीं पर साथ नहीं दिया। क्रांति के और भी कारण हैं, हम रह के साथ साथ उनकी चर्चा करते चलेंगे, लेकिन एक कारण हम यहाँ पर अब एक पहले मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कारण। साहित्य, कि उस समय ऐसे साहित्य लिखे गए जिसके कारण क्रांतिकारी या शासक विद्रोह करने के लिए तैयार उठे। तो राजस्थान की बात करते हैं तो साहित्य में एक नाम अपन को मिलता है, और वो नाम मिलता है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का जब नाम आया है तो इसकी हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं एक बार। सूर्यमल मिश्रण कौन है? यह है बूंदी, अपने राजस्थान में, और बूंदी रियासत का राम सिंह हाड़ा चौहान का यहाँ शासन है, और ये राम सिंह का आश्रित कवि है। ठीक है, ये राम सिंह वही है। अगर प्रश्न ये आता है कि राजस्थान के किस रियासती शासक ने क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ बिल्कुल नहीं दिया, तो सिर्फ एकमात्र शासक कौन आएगा? बूंदी का राम सिंह आएगा, जिसने अंग्रेजों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। और बाकी के जो शासक हैं वो भाग भाग के क्या कर रहे थे? अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। तो देखिए, सूर्यमल मिश्रण, बूंदी का शासक राम सिंह और उसका आश्रित कवि यहाँ बैठा है। इसने ग्रंथ कौन कौन से लिखे उसकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे उसने लिखा राम रंजाट, ठीक है, दूसरा वंश भास्कर लिखा, तीसरा वीर सतसई लिखा, और चौथा सतीरासो लिखा। ये इसके कुछ ग्रंथ हैं। ठीक है, अगर प्रश्न अपन को यही पूछ ले कि सूर्यमल मिश्रण का जो कौन सा ग्रंथ है वो राजस्थान की क्रांति से सीधा संबंध रखता है, फिर क्या करेंगे? फिर अपन का आंसर क्या निकलना चाहिए? वीर सतसई ग्रंथ निकलना चाहिए। कैसे है इसका संबंध, ये देखते हैं। पहले देख लेते हैं एक बार वंश भास्कर को, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया। ये भी प्रश्न पूछ लिया है कि सूर्यमल मिश्रण जो है वो किस रियासत से संबंधित है, तो अपना आंसर आ जाना चाहिए बूंदी। और ये पूछा जाए कि आश्रित कवि किसका है, तो बूंदी के शासक राम सिंह हाड़ा चौहान का वो आश्रित कवि है। देखिए, राम सिंह ने सूर्यमल मिश्रण को क्या कहा कि आप मेरी उपलब्धियों पर एक ग्रंथ लिखिए, और उसने लिखना शुरू किया वंश भास्कर।
लेकिन सूर्यमल मिश्रण ने पहले ही कह दिया था कि मैं निष्पक्ष होकर ग्रंथ लिखूंगा, इस शर्त पे वो मान जाता है। जब सूर्यमल मिश्रण राम सिंह की कमियां लिखने लगता है तो उस समय राम सिंह इसको ग्रंथ लिखने से मना कर देता है कि अब नहीं लिखना तुझे। तो उस समय इस ग्रंथ को पूरा किया उसके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने। वंश भास्कर को प्रश्न पूछा जाए कि वंश भास्कर को पूरा किसने किया, तो वंश भास्कर को पूरा किया है सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने। क्यों किया था? क्योंकि इसने इसकी कमियां लिखना चालू कर दिया था। ठीक है, इसकी बात इतनी ही करते हैं। अब आते हैं इस इंपॉर्टेंट उसके ग्रंथ पे। सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई ग्रंथ लिखा था 1857 की क्रांति के उसी दौर में। और इस दौर में ये देखिए क्या कर रहा है, इस दौर में सबसे ज्यादा वो प्रभावित होता है तात्या टोपे से। किससे प्रभावित होता है? तात्या टोपे से वो सर्वाधिक प्रभावित होता है और उसी को पात्र मानकर एक ग्रंथ लिखता है और उस ग्रंथ का नाम है वीर सतसई। ठीक है, वीर सतसई ग्रंथ लिखता है। तो यहां पर जो एक योद्धा है जो शासकों से अंग्रेजों से लड़ता है और उस पात्र का उसने नाम यहां दिया है साकल हीटा सिंह। प्रश्न ये पूछा जाए कि वीर सतसई ग्रंथ में जो योद्धा है वो कौन है, जो लड़ता है वो कौन है, तो अपना आंसर यहाँ आना चाहिए साकल हीटा सिंह वो योद्धा है। अब इसी ग्रंथ में एक चीज और है, इस ग्रंथ में एक गीत है और इस गीत में एक संदेश छुपा है। यहां पर क्या है कि सूर्यमल मिश्रण ने सभी रियासती शासकों को पत्र लिखे और उसमें ये बात कही कि आप अंग्रेजों का साथ इस क्रांति में ना दें और जो भी अपने विद्रोही भाई हैं, क्रांतिकारी हैं, आप उनका साथ दें। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ क्योंकि रियासती शासकों का झुकाव किधर था? अंग्रेजों की तरफ था। अब पत्र में देखो वो क्या लिखता है। पत्र में ये बात लिखता है, ईला ने देनी आपनी, ये वाली बात, यानी ये लिखता है ईला न देनी आपनी हालरिया हुलराई, ये वाली वो बात लिखता है। पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई जाए, यानी कि इस तरह से एक गीत लिखता है और उनको ये कहता है कि आप राजस्थान के जो क्रांतिकारी भाई हैं उनका साथ दे। लेकिन जो रियासती शासक हैं वो नहीं मानते इस बात को और फिर भी वो अंग्रेजों का साथ दे लेते हैं। तो ठीक है, एक बार देखिए वापस मैं इसको रिपीट करता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में योगदान आता है क्रांति के दौरान सूर्यमल मिश्रण का। बूंदी के शासक राम सिंह हाड़ा चौहान का ये आश्रित कवि है। ये अल्पायु था उस समय। रामरन जाट ग्रंथ लिखा, बाद में वंश भास्कर लिखा, वीर सतसई लिखा और सती रासो लिखा। इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। वंश भास्कर, बूंदी के राम सिंह ने अपनी उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए वंश भास्कर लिखा, लेकिन इसने शर्त रखी कि मैं निष्पक्ष होकर ग्रंथ लिखूंगा। लेकिन जैसे ही इसने बूंदी के शासक राम सिंह की कमियां लिखना चालू किया तो उसने ये ग्रंथ बंद करवा दिया। लेकिन बाद में इसके पुत्र दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इस ग्रंथ को पूरा किया। ठीक है, अब इसका एक ग्रंथ आता है वीर सतसई। तात्या टोपे से काफी प्रभावित था और उसको लेकर उसने एक ग्रंथ लिखा वीर सतसई। और उस ग्रंथ में जो एक पात्र है जो लड़ता है, योद्धा है, उसका नाम इसने लिखा है साकल हीटा सिंह। और इसी ग्रंथ में एक गीत है और इस गीत को उसने एक पत्र के माध्यम से सभी रियासती शासकों को भेजा था। ठीक है, और इस पत्र में ये लिखा था, ईला ने देनी आपनी हालरिया हुलराय, ईला ने देनी आपनी हालरिया हुलराय, गीत सिखावे पालने मरण बढ़ाई जाए, ये वाली इसने कविता लिखी और सभी रियासती शासकों को क्रांतिकारियों का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं देखिए सीधा क्रांति के पास कि क्या क्या हो रही है। 10 मई 1857 को यहाँ पर मेरठ की छावनी से विद्रोह चालू होता है और 20वीं NI रेजिमेंट यहाँ विद्रोह करती है। प्रस्तावित तिथि है 31 मई। अब यहाँ फिर से देखिए नसीराबाद में क्या है,
यहाँ पर जब विद्रोह होता है तो यहाँ का जो अपने राजस्थान में जो एजीजी बैठा है, और इस समय एजीजी कहाँ होगा, आबू में बैठा है, गर्मियों का टाइम है तो ये आबू में बैठा है, क्योंकि गर्मियों में अपना काम ये आबू से देखता था। तो एजीजी अपना पैट्रिक लॉरेंस है, इस समय आबू में बैठा है। तो जब एस्सा विद्रोह की घटना इसको मिलती है, एजीजी को, यहाँ जो बैठा है पैट्रिक लॉरेंस यहाँ बैठा है, पैट्रिक लॉरेंस यहाँ बैठा है, आबू में बैठा है, इस समय आराम कर रहा है, गर्मियों का टाइम है। तो इसको 19 मई को सूचना मिलती है कि मेरठ की क्रांति हो गई है, मेरठ की छावनी में विद्रोह कर दिया है। तो इसको सूचना मिली 19 मई को। सूचना का रिएक्शन देखिए क्या होता है। यहाँ अंग्रेजों का शस्त्रागार है, कहाँ पे है, चर्चा की थी अपन ने, अजमेर में है, ठीक है। अब एक चीज़ गौर किए, इस चीज़ में ध्यान दें थोड़ा सा, कि जैसे ही इसको 19 मई को ये सूचना मिलती है कि मेरठ की छावनी में विद्रोह हो गया है, तो ठीक उसी समय अजमेर शस्त्रागार में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, NI यहाँ पे अपन इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो उस समय क्या है, जब इसको सूचना मिलती है 19 मई को, तो यहाँ शस्त्रागार में 15वीं NI रेजिमेंट जो है वो तैनात है, इसकी सुरक्षा के लिए तैनात है। ये 15वीं NI रेजिमेंट कुछ ही दिनों पहले यहाँ मेरठ से आई थी, यानी कि मेरठ से यहाँ से आई थी, कहाँ पे, अजमेर में। मेरठ से कहाँ आई है, अजमेर में, कुछ ही दिनों पहले आई है। तो पैट्रिक लॉरेंस को संदेह होता है कि अगर ये 15वीं NI रेजिमेंट मेरठ से यहाँ आई है और यहाँ विद्रोह हो चुका है, तो इसमें भी क्या है, विद्रोह की भावना तो होगी। तो इसको संदेह होता है, किसको, पैट्रिक लॉरेंस को संदेह होता है कि इसमें विद्रोह की भावना होगी। तो जब ये इसको संदेह होता है तो इस 15वीं NI रेजिमेंट को अजमेर से निकाल लेता है, और अजमेर को निकाल के कहाँ भेज देता है, उसको नसीराबाद छावनी में भेज देता है। यहाँ पे पहले से ही 2 और रेजिमेंट बैठी हुई हैं, सैनिक टुकड़ियाँ बैठी हैं, यानी कि पहले से बैठी है यहाँ पे 30वीं NI, यानी कि 30वीं नेटिव इन्फेंट्री यहाँ बैठी है, प्लस में बम्बई लांसर्स यहाँ बैठा हुआ है। बम्बई लांसर्स के सैनिक जो हैं वो सबसे वफादार थे अंग्रेज़ों के। यहाँ अपन इसको नोट कर लेते हैं कि बम्बई लांसर्स के सैनिक सबसे वफादार थे। और तीसरी, जैसे ही उसको संदेह होता है तो यहाँ से 15वीं NI को निकाल के कहाँ ले आता है, नसीराबाद उसको भेज देता है। तो यहाँ पर अब 15वीं यहाँ पे और शामिल हो जाती हैं, 15वीं NI यहाँ पे और शामिल हो जाती है। प्रश्न अपने ये पूछा जाए कि क्रांति के दौरान नसीराबाद की छावनी में कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ थी, तो 30वीं थी, बम्बई लांसर्स थी, और अब आ गई है यहाँ 15वीं और। तो कोई चौथा ऑप्शन और दे दे, कौन सी नहीं है, तो अपना आंसर वो चौथा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नसीराबाद में ये 3 टुकड़ियाँ यहाँ पे आ गई। पैट्रिक लॉरेंस को फिर भी संदेह था कि ये जो 15वीं NI है इसमें विद्रोह की भावना तो है, और इसी भावना के कारण, इसी संदेह के कारण पैट्रिक लॉरेंस ने क्या कहा, पैट्रिक लॉरेंस ने बम्बई लांसर्स को ये बात कही कि आप क्या करो, इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पे लगातार गश्त जारी रखो, और ये ध्यान दो कि कब वो विद्रोह कर दे इसकी आप हमें सूचना देते रहो। तो जो बम्बई लांसर्स है वो क्या कर रही है, बम्बई लांसर्स लगातार इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पे गश्त लगा रही है। अब जैसे ही 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को ये बात पता चलती है कि हम पर विश्वास नहीं किया जा रहा, तो इसी अविश्वास के कारण इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में विद्रोह की भावना फूट जाती है, विद्रोह की भावना फूट जाती है। और जब एक बार विद्रोह की भावना फूट गई, विद्रोह के अंकुर फूट गए, तो फिर वो दबाए नहीं दबते। तो विद्रोह की भावना यहाँ फूटती है और एक दिन ये विद्रोह कर ही देते हैं, और ये विद्रोह करते हैं। यहाँ डेट, अब मैं यहाँ वो डेट लिख रहा हूँ, और ये 28 मई को
विद्रोह कर देते हैं। तो प्रश्न अपना ये आए कि किस बटालियन ने विद्रोह किया, तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने ये विद्रोह किया। ठीक है, अब देखिए ये विद्रोह हो रहा है 28 मई 1857 को, तो उस समय एजीजी कहाँ होगा? एजीजी वही अपने माउंट आबू में बैठा हुआ होगा, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, वहीं बैठा है। तो जैसे ही इसको विद्रोह की सूचना मिलती है, ये सबसे पहले ध्यान कहाँ देगा? सबसे पहले इस पैट्रिक लॉरेंस का ध्यान कहाँ जाएगा? शस्त्रागार पे जाएगा, क्योंकि वहाँ इनके इंपॉर्टेंट साजो सामान वहीं पड़े हैं। अब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यहाँ नहीं है, क्योंकि वो नसीराबाद में आ चुकी। अब यहाँ शस्त्रागार है, अजमेर है, तो अब क्या होता है? जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात की थी कि यहाँ कोलविन था प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, तो वो यहाँ क्या करता है? तुरंत ही 2 रेजिमेंट भेजता है और इसकी शस्त्रागार की सुरक्षा को वो सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पे विद्रोह होता है और यहाँ के शासक जो सैनिक हैं वो विद्रोह करते हैं। पहले करती है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और उसके बाद विद्रोह करती है ये 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। बम्बई लांसर्स विद्रोह नहीं करती, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की वफादार है, और इसी के साथ नसीराबाद की सैनिक छावनी का जो है वो विद्रोह चालू होता है। और नेतृत्व कौन करता है इसका? लीडर कौन है? तो लीडर की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। लीडर है यहाँ का बख्तावर सिंह। पूछा जाए कि नसीराबाद की क्रांति का नेतृत्व करता कौन है, तो अपना आंसर निकलना चाहिए बख्तावर सिंह इस क्रांति का यहाँ नेतृत्व कर रहा है। अगली क्रांति की चर्चा हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और तब तक इस संबंध में जो भी आपके कमेंट हैं उसका हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।